Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आरटी एक्ट 2009 से संबंधित एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आया हूं। 30 प्रश्न आपको इस टेस्ट में देखने को मिलेंगे और ये जो 30 प्रश्न हैं, आप यकीन मानो बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार। ये लगभग इस संपूर्ण टॉपिक को कवर कर देंगे, तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इन 30 प्रश्नों को अगर आप पूरा करते हो तो आपका ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। साथियों, रीड भर्ती के लिए, सी टेट के लिए, एमपी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए और फर्स्ट ग्रेड के लिए, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित जो सब्जेक्ट है उनके लिए ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। शुरू करते हैं। प्रश्न 1 आता है मित्रों, 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो शिक्षा को नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया था? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 74। तो साथियों, राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको बहुत ही सारे नए प्रश्न इसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो साथियों, राइट आंसर है अनुच्छेद 45। देखिए, आपने अनुच्छेद 21 पढ़ा है, तो ये बाद में संशोधन हुआ तब, ठीक है। आरटी एक्ट, ये जो संविधान में संशोधन हुआ, अभी आरटी एक्ट का बारे में नहीं है ये, लेकिन शिक्षा से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आरटी टॉपिक के अंतर्गत ये पूछ लिया जाता है। आप अनुच्छेद 21 की बात करोगे तो अनुच्छेद 21 में बाद में सम्मिलित किया गया था। प्रश्न पूछ रहा है 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो शिक्षा को नीति निर्देशक तत्वों में तो शामिल किया गया, लेकिन कौन से अनुच्छेद में रखा? अनुच्छेद 45 में। आपका 100% प्रथम विकल्प ही सही रहेगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। शिक्षा विषय है संघ सूचिका, राज्य सूचिका, समवर्ती सूचिका और सभी का। तो मित्रों, राइट आंसर है शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। देखिए, 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची होती है वो केंद्र पर लागू होती है। जो राज्य सूची होती है, इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। और जो समवर्ती सूची होती है, इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो मित्रों, शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। तीसरा विकल्प सही है आपका। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 12 नवंबर 2001, 1 दिसंबर 2002, 14 जून 2004 और 1 जनवरी 2005। तो मित्रों, ये बताना है आपको कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ये सभी चीज़ें शिक्षा से संबंधित है मित्रों, इसलिए मैं सभी को सम्मिलित करूंगा जो आपके एग्जाम में आ सकती है। तो यहाँ पर राइट आंसर है 86वां संविधान संशोधन 1 दिसंबर 2002 को हुआ था। कब हुआ था? 1 दिसंबर 2002 को, जिसमें शिक्षा को एक नए अनुच्छेद में 21A में जोड़ा गया था। किस में जोड़ा गया था? 21A में, या 21A के अलावा 21 इसको के भी कहा जाता है। 21A कह दो या 21K कह दो। तो मित्रों, ये 1 दिसंबर 2002 को हुआ था। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे साथियों। भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का विचार सबसे पहले किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, स्वामी विवेकानंद ने और गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो साथियों, यहाँ पर प्रश्न को समझना है, ये क्या पूछ रहा है? सबसे पहले विचार भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने का। तो मित्रों, ये विचार दिया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। लगभग ये विचार दिया था जब 19वीं शताब्दी प्रारंभ हुई थी। 19वीं शताब्दी क्या, 20वीं शताब्दी जब प्रारंभ हुई थी, तो वहाँ लगभग उस समय ये विचार दिया गया था। तो चौथा विकल्प सही है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 5, राजस्थान राज्य में आरटी 2009 पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2009, 29 मार्च 2010 और 29 मार्च 2011। तो मित्रों, देखिए, आरटी एक्ट जो लागू किया गया था, तो संपूर्ण भारत में तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था, लेकिन ये धरातल रूप में लागू नहीं हुआ था। और प्रत्येक राज्य को, जो केंद्र सरकार है, उन्होंने प्रत्येक राज्य को अधिकतम 3 साल का समय दिया था कि 3 साल के अंदर अंदर आपको पूर्ण रूप से इसको अपने अपने राज्यों में लागू करना है। तो राजस्थान में इसे
पूर्ण रूप से 29 मार्च 2011 को लागू कर दिया गया था। चौथा विकल्प सही है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। आरटी 2009 में कुल अध्याय व धाराओं की संख्याएं हैं 9 व 37, 7 व 38, 7 व 36 और 7 व 35। तो मित्रों अगर अध्याय और धाराओं की बात करूं तो अध्यायों की संख्या तो है 7 और धाराओं की संख्या है 38। मतलब आरटी एक्ट में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? 7 तो इसमें अध्याय है और कुल धाराएं कितनी है? 38 धाराएं हैं मित्रों। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। अब ये सातवां प्रश्न थोड़ा बड़ा है, कूट संकेतों में है ये प्रश्न, तो आपको थोड़ा समझना है और फिर आंसर देना है। क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य कथन है जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC प्रत्येक विद्यालय में होती है ये, चाहे वो निजी विद्यालय हो चाहे वो सरकारी विद्यालय हो। तो मित्रों उसमें जो SMC का गठन किया जाता है तो उसके बारे में आपको सत्य कथन देखना है। अब विकल्प देखिए, समिति में कम से कम 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे, 3/4 या 75%। 50% सदस्य इसमें महिलाएं होंगी। समिति का गठन प्रवेशित बालकों और उनके माता पिता और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से होगा और विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष विद्यालय का विकास और शिक्षण कार्य में भाग लेगा। तो ये 4 कथन हैं। इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प है कथन A, B और C सही है, कथन A, B और D सही है, कथन A, C और D सही है और कथन A, B, C, D सही है। मतलब चारों कथन सही है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन कौन से कथन सही है। एक बार और सारे कथनों को आप देख लीजिए। ये 4 कथन हैं, इनमें से कौन से कथन सत्य है और वो कौन से विकल्प में दिए गए हैं। तो मित्रों इसका राइट आंसर आता है प्रथम विकल्प, कथन A, कथन B और कथन C, ये तीनों सही है। जो आपका कथन नंबर 4 है वो गलत है। ये क्या कह रहा है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष विद्यालय विकास और शिक्षण कार्य, तो मित्रों ये शिक्षण कार्य में भाग नहीं लेता है। शिक्षण कार्य में तो अध्यापक और जो छात्र हैं वो भाग लेते हैं, तो इसलिए ये कथन गलत हो जाता है साथियों। बाकी के तीनों कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। आरटी 2009 में निःशक्त बालकों को कितने वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है? 2, 3, 4 और 5। जो निःशक्त बालक होते हैं, निःशक्त मतलब जो वंचित या विकलांग बालक भी आप इनको कह सकते हो, तो इन बालकों को जो शारीरिक रूप से विकलांग हो ऐसे बालकों को गवर्नमेंट अधिकतम 4 वर्ष की छूट प्रदान करती है प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करने के लिए। जैसे नॉर्मली तो ये एक्ट 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है, लेकिन जो विकलांग बालक होते हैं उनके लिए ये अवधि जो 14 वर्ष वाली है ये कितने हो जाती है? 18 वर्ष है मित्रों। तो इनको कितने वर्ष की छूट दी गई है प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करने के लिए? 4 वर्ष की। तीसरा विकल्प सही है आपका। प्रश्न नंबर 9, आरटी एक्ट में उल्लेखित प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्रेत है कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक और कक्षा 1 से 12 तक। तो मित्रों जो आरटी एक्ट 2009 है उसमें प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें तो वो प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा, न कि कक्षा 1 से 5 तक की। कहाँ से? कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की जो शिक्षा है उसको ही प्रारंभिक शिक्षा कहा गया है आरटी एक्ट 2009 में। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। आरटी 2009 के अनुसार किसी भी 1 से 8 तक के विद्यालय में अधिकतम कितने प्रतिशत अध्यापकों के पद रिक्त हो सकते हैं? 10%, 20%, 25% और 30%। तो मित्रों यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है कि जो 1 से 8 तक के जो विद्यालय हैं उसमें अधिकतम कितने प्रतिशत जो अध्यापक के पद है वो रिक्त हो सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर रिक्त रहेंगे तो गवर्नमेंट को 3 साल के अंदर वहाँ पर अध्यापकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो मित्रों वो प्रतिशत है अधिकतम 10%। कितने? अधिकतम 10% पद रिक्त रह सकते हैं। अगर 10 से थोड़ा भी आगे जाएगा ये रेशियो तो वहाँ पर गवर्नमेंट को आने वाले 3 वर्षों में अध्यापकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न 11 देखेंगे। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया? 2010 में, 2011 में, 2012 में और अभी तक नहीं किया गया है। तो मित्रों बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको बताना है
कि सबसे पहले संशोधन कब हुआ था, आरटी एक्ट 2009 में। तो इसका राइट आंसर है सबसे पहले संशोधन 2012 में किया गया था। कब किया गया था, 2012 में। तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक 61 विद्यार्थी है। आरटी 2009 के अनुसार विद्यालय में कितने शिक्षक होने चाहिए। कि भाई एक स्कूल है, कहाँ तक है वो स्कूल, कक्षा 1 से लेकर 5 तक, मतलब प्राथमिक विद्यालय है वो, और उसमें छात्र संख्या है 61। तो जो आरटी एक्ट 2009 कहती है उसके अनुसार जो वहाँ पर अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, उनकी संख्या कितनी होना आवश्यक है। तो वहाँ पर राइट आंसर है मित्रों 3। देखिए अध्यापक और शिक्षक अनुपात होता है इसका 30:1 प्राथमिक विद्यालयों का। अब देखिए 30:1 मतलब है 30 पे 1 शिक्षक, तो 60 पे कितने होंगे, 60 पे 2, और 61 से लेकर 90 तक शिक्षकों की संख्या हो जाती है 3। तो मित्रों ये आरटी एक्ट 2009 कहता है। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे मित्रों। आरटी 2009 के अंतर्गत किसी भी निजी विद्यालय में निःशक्त व गरीब बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेगी। 20%, 30%, 40% और 25%। तो मित्रों यहाँ पर देखिए सभी को पता होगा कि जो निजी विद्यालय होते हैं वहाँ पर आरटी एक्ट के तहत जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए 25% सीटें आरक्षित रहती है, जिन पर सिर्फ उनका ही एडमिशन होता है आरटी एक्ट 2009 के माध्यम से, और उन बालकों से किसी भी प्रकार की फीस उस निजी विद्यालय द्वारा नहीं ली जाती है। मित्रों यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा, आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। और जो उन बच्चों पर खर्चा आता है वो खर्चा कौन वहन करती है, गवर्नमेंट वहन करती है मित्रों। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रदान करने का दायित्व है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, केंद्र एवं राज्य सरकार का और शिक्षा आयोग का। तो मित्रों ये 6 से 14 वर्ष मतलब वो आरटी एक्ट वाली बात कर दी इन्होंने। तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा, क्योंकि ये जो दायित्व है ये सिर्फ राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का नहीं है बल्कि दोनों का संयुक्त रूप से है। तो इसलिए आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा, यहाँ पर जो विकल्प नंबर 33 है वो आपका सही रहता है मित्रों। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ये दायित्व है कि वो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करे। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं मित्रों। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों में कौन कौन से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा सकते हैं। जनगणना, आपदा राहत और चुनाव संबंधी और उपयुक्त सभी। तो मित्रों जो आरटी 2009 कहती है कि शिक्षकों से क्या क्या कार्य करवाए जा सकते हैं, उसका जो सही आंसर आता है साथियों इसका चौथा विकल्प सही है। आरटी 2009 कहती है कि अध्यापक को आप जनगणना में लगा सकते हो, चुनाव में लगा सकते हो और विशेष आपदा राहत कार्य आए उनमें लगा सकते हो। जैसे अभी कोरोना की महामारी चल रही है तो ये भी आपदा राहत कार्यों के अंतर्गत आपने देखा होगा कि जो शिक्षक है उनकी ड्यूटी गवर्नमेंट ने इसमें लगा रखी है। जनगणना भी शिक्षक करते हैं, चुनाव भी शिक्षक करवाते हैं, मतलब आपका चौथा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। साथियों अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16वां प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही और पूरा नाम क्या है। तो आपको इसमें ये देखना है कि जो आरटी 2009 है उसका पूरा नाम देखना है आपको। विकल्प है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो साथियों यहाँ पर देखिए 4 विकल्प हैं आपके सामने। जो आरटी 2009 है उसका पूरा और सही शुद्ध नाम क्या है। तो साथियों राइट आंसर है आपका चौथा विकल्प। आरटी 2009 को पूरे नाम से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से जाना जाता है। तो आपका चौथा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 17 आता है मित्रों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षकों हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटों की संख्या है। मतलब एक सप्ताह में शिक्षक जो कार्य करते हैं उन कितने घंटे वो कार्य करते हैं, आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। तो विकल्प है
न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे, अधिकतम 45 शिक्षण घंटे, न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल हैं, और अधिकतम 45 शिक्षण घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल है। तो मित्रों, आपका कौन सा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा? आपका जो सही विकल्प रहेगा वो रहेगा तृतीय विकल्प, कि शिक्षक को एक सप्ताह में कम से कम 45 शिक्षण घंटे कार्य करना होगा, जिसमें तैयारी के घंटों को भी सम्मिलित किया जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। आरटी एक्ट में प्रावधान नहीं है, जो प्रावधान आरटी एक्ट में नहीं है वो देखना है आपको। विद्यालय स्थापित करने का दायित्व समुचित सरकार का होगा। किसी भी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। प्रत्येक निजी विद्यालय को अल्प आयु वाले गरीब वर्ग के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा में 25% सीटें आरक्षित रखनी होगी। पूर्व विद्यालय शिक्षा का प्रभावी रूप से प्रावधान किया गया है। तो मित्रों, कौन सा प्रावधान आरटी एक्ट 2009 में सम्मिलित नहीं है? तो विकल्प आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने है, लेकिन उत्तर आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आपके दिमाग में जो उत्तर आना चाहिए वो है चौथा विकल्प, कि पूर्व विद्यालय शिक्षा का प्रभावी रूप में प्रावधान किया गया है। ऐसा कुछ नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा का ही प्रावधान किया गया था, सिर्फ उसी पर ध्यान दिया गया था। बाकी जो तीनों ऊपर के जो प्रावधान हैं वो प्रावधान सही है, लेकिन जो चौथा कथन कहा गया है ऐसा कोई प्रावधान आरटी 2009 में उल्लेखित नहीं है। तो चौथा विकल्प सही है आपका। प्रश्न नंबर 19, विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यकाल अधिकतम होता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। तो मित्रों, जो एसएमसी होती है उसमें अधिकतम वो कितने समय तक जो एसएमसी का गठन किया जाता है, अधिकतम कितने समय तक वो एसएमसी जो समिति है वो कितने दिन तक चल सकती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो रहेगा 3 वर्ष तक। कितने वर्ष तक चल सकती है? 3 वर्ष तक। प्रत्येक अधिकतम है ये, अधिकतम। इससे कम में भी एसएमसी का पुनर्गठन किया जा सकता है, लेकिन अगर 3 साल हो गए पूरे तो फिर आपको एसएमसी का पुनर्गठन करना ही पड़ेगा। प्रत्येक 3 साल में एसएमसी का पुनर्गठन करना बहुत ही आवश्यक है। तो तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 20, आरटी एक्ट में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सुमेलित है। शिक्षक छात्र अनुपात 1:30, प्रति वर्ष कार्य दिवस न्यूनतम 200, प्रति वर्ष शिक्षण घंटे न्यूनतम 800 और उपयुक्त सभी सुमेलित है। तो मित्रों, राइट आंसर है चौथा विकल्प, कि कक्षा 1 से 5 तक का जो विद्यालय होता है वहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होता है। सही है, बिल्कुल। प्रति वर्ष कार्य दिवस एक वर्ष में कम से कम 200 दिन विद्यालय खुलना जरूरी है, और 1 वर्ष में कम से कम 800 शिक्षण घंटे होना आवश्यक है। तो आपका चौथा विकल्प इस प्रकार सही है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 21, आरटी अधिनियम 2009 में अध्यापकों से संबंधित प्रावधान नहीं है। कौन सा प्रावधान अध्यापकों से संबंधित नहीं किया गया था आरटीई 2009 में? विकल्प हैं, अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा शिक्षक बनने के लिए, अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाया जाएगा, अध्यापक निजी शिक्षण का कार्य नहीं करेंगे, कक्षा में मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। तो मित्रों, यहाँ पर देखिए राइट आंसर है चौथा विकल्प, कक्षा में मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसा आरटी 2009 में उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन बाद में एक नियम बना दिया गया कि कक्ष में मोबाइल का उपयोग नहीं होगा, लेकिन पहले ये नियम नहीं था। और साथियों, यहाँ पर आपका चौथा विकल्प ही सही है। वर्तमान में हालांकि नियम बना रखा है कि भाई कक्ष में मोबाइल आप यूज नहीं कर सकते हो, बच्चों के सामने तो मोबाइल आप चला नहीं सकते हो। विद्यालय में आप मोबाइल ले जा सकते हो, लेकिन कोई एक निश्चित स्थान पर जहाँ पर पूरे स्टाफ के जो सदस्य हैं उनका मोबाइल एक स्थान पर रखा जाएगा, और जो सदस्य शाला दर्पण का कार्य करता है वो एक निश्चित समय पर, बच्चों के सामने नहीं फिर भी एक निश्चित समय पर ऑफिस में बैठकर शाला दर्पण का कार्य करेगा। तो मित्रों, चौथा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 22, आरटी एक्ट 2009 के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
असत्य कथन देखिए, यह अधिनियम लागू होते समय जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं हुआ था। यह अधिनियम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर लाया गया था। इस अधिनियम में छात्रों के अधिकारों के साथ साथ शिक्षकों, अभिभावकों और सरकार के दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं। और यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। तो साथियों, यहाँ पर असत्य कथन की अगर बात करें तो आपका जो चौथा विकल्प है कि यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है, तो ये कथन असत्य है, क्योंकि ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। और जो निःशक्त बालक होते हैं उनके लिए इस उम्र सीमा में 4 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। प्रश्न नंबर 23, राइट टू एजुकेशन 2009 देश में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2009, 1 जनवरी 2010 और 1 जनवरी 2009। तो साथियों, लागू होने की अगर बात करें तो ये 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू हो गया था, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे रखा था, धारा 370 लगी हुई थी। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी आरटी एक्ट लागू हो चुका है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे मित्रों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य क्या था? शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के लिए। दूसरा विकल्प है छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, भारत की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए और निजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो देखिए, मुख्य उद्देश्य आपको यहाँ देखना है कौन सा ऐसा उद्देश्य था जिसके लिए आरटी 2009 लागू किया गया था। तो आपका सही विकल्प है छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आरटी 2009 लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे मित्रों, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस विकास की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया? अध्यापक को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को निश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना और 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। तो साथियों, आरटी 2009 जो है उसमें 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 26 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर ही पूरा करना होगा और इनमें से सभी। तो साथियों, आपका सही आंसर है इनमें से सभी। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल राइट है मित्रों, सभी जो जितने भी दायित्व है इनको अध्यापक को पूरा करना होगा। प्रश्न नंबर 27, आरटीई 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होगा 30, 40, 45 और 50। तो मित्रों, राइट आंसर है यहाँ पर 30 नहीं, सॉरी 40। कितनी है? 40। अगर छात्रों की संख्या 200 से ज़्यादा है 1 से 5 के विद्यालय में तो वहाँ पर 40 छात्रों पर एक अध्यापक होगा। लेकिन अगर नॉर्मली पूछे और 200 नहीं आए कि भाई 200 से अधिक है, अगर ऐसा नहीं आए और क्वेश्चन आ जाता है कि आरटी 2009 में कक्षा 1 से 5 तक छात्रों और विद्यार्थियों का जो अनुपात है वो, तो फिर वहाँ पर 30 एक आएगा। लेकिन यहाँ 200 से अधिक है तो फिर 40 एक आएगा मित्रों। तो आपका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 28 प्रश्न है, समझना है और फिर आंसर देना है। आरटी 2009 के संबंध में असत्य कथन है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर में नहीं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में अनुच्छेद में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21A में। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 1:30। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इनके लिए प्रावधान है 1 प्रधानाध्यापक और 4 शिक्षक। तो मित्रों, असत्य कथन है चौथा विकल्प। चौथा विकल्प असत्य क्यों है? क्योंकि 150 पर 1 प्रधानाध्यापक तो होगा लेकिन 4 शिक्षक नहीं होंगे। कितने होंगे? 5 शिक्षक होंगे, क्योंकि 150 बच्चों पर यहाँ पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति कर दी जाती है। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे।
RT 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन बच्चों को कितने घंटे पढ़ाना होगा। प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 1 से 5 तक। तो मित्रों वहाँ पर बच्चों को प्रत्येक दिन अध्यापक द्वारा कम से कम 4 घंटे का शिक्षण कराना होगा। और अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें कक्षा 6 से 8 तक, तो रोजाना उसको कम से कम पढ़ाने की बात करें तो 4.5 घंटे उसको विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना होगा। यहाँ पर तैयारी के घंटे इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 30 और अंतिम प्रश्न देखेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, अंतिम प्रश्न पर बोल रहा हूँ अगर अच्छा लगता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन दबा लें मित्रों, ताकि आपके पास मैं जो भी नए वीडियो डालूँ आपके पास इसी प्रकार के MCQs वाले प्रश्न आ जाए। 30वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, RT एक्ट की किस धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है। धारा 25, धारा 28, धारा 21 और धारा 4। साथियों राइट आंसर है SMC का प्रावधान RT में धारा 21 में सम्मिलित है। किसमें? धारा 21 में। तो तीसरा विकल्प सही है। मित्रों कैसे लगे प्रश्न कमेंट करके जरूर जाए, और जितने प्रश्न सही होते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और साथियों क्या आप टॉपिक वाइज इसी प्रकार टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगली क्लास में। कुछ थोड़े समय बाद ही अभी मैं 11 की जो साइकोलॉजी चल रही है उसका भी वीडियो डालने वाला हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत ही जल्द उस वीडियो में मिलते हैं।